हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में शॉर्ट नोट्स में आ जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये कार्डियक मसल्स है। सभी को यदि पता होगा तो पेरिकार्डियम जो है जो अपना हार्ट है वो तीन इंपॉर्टेंट मसल्स का बना होता है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। यदि हम हार्ट को देखेंगे तो हार्ट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस लेयर को या जो ये हार्ट की जो आउटर मोस्ट जो एक लेयर होती है मसल्स की, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है। तो पेरिकार्डियम जो है शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम। ठीक है। जो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में होती है। जो कैसी होती है? सेक लाइक। एंटायर हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय सेक लाइक स्ट्रक्चर। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स का होता है, आउटर लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये जो आपकी पेरिकार्डियम है, दो लेयर होती हैं। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो लेयर की बनी होती है, ऐसी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। एक लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर, और एक लेयर को हम बोलते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है। दो लेयर होती है, विसरल लेयर और एक होती है पेराइटल लेयर। और इस दो लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं कैविटी। और एग्जैक्टली उस कैविटी का नाम होता है पेरिकार्डियल कैविटी। हम उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिजीज में इस कैविटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अभी आपको बताऊंगा मैं, जब आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, तब उसमें मालूम चलता है इस कैविटी की इंपॉर्टेंस वहाँ होती है। तो पेरिकार्डियम है, पूरी कवर होती है, पूरे हार्ट को कवर करती है, और ये दो लेयर की बनी होती है, विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर की बनी होती है। और दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसे हम बोलते हैं पेराइटल कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, जो क्या करता है? इन दोनों लेयर के फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है। अब फ्रिक्शनों क्यों कम करता है? जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो उस दौरान इन दोनों लेयर में फ्रिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रगड़ खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या फ्रिक्शन ना हो, कम करने के लिए ना हो, इसलिए जो फ्लूइड है एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। यहाँ जो लिक्विड या फ्लूइड होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में काम करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, तो दोनों में जो फ्रिक्शन है उसकी चांसेस को जीरो करता है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो इसका काम होता है, अपोज करता है एक्यूट स्ट्रेचिंग। अपोज करता है एक्यूट स्ट्रेचिंग को, उसके मतलब फैलने को रोकता है। अपोज करता है एक्यूट स्ट्रेचिंग को रोकता है कौन? पेरिकार्डियम। लेकिन ऐसी दो डिजीज होती हैं जिसमें ये जो स्ट्रेचिंग की जो अपोज करने की बात कर रहा हूँ, ये उसे अपोज नहीं कर पाता है। पहली कंडीशन होती है क्रोनिक कार्डियक हाइपरट्रॉफी। क्रोनिक कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यदि किसी का क्रोनिक कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो रही है, ये बहुत कॉमनली हमको ब्लड प्रेशर जिनके पेशेंट में होता है, बीपी आता है, तो अचानक से नहीं, बीपी आता है, और यदि बीपी लंबे कई सालों से उनको बीपी है, तो उनके हार्ट में हाइपरट्रॉफी उनको मिल जाती है। क्रोनिक मतलब बहुत पुरानी, लंबे समय से बीपी है, तो लंबे समय से उनके हार्ट में हाइपरट्रॉफी मिलती है, मतलब हार्ट की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी बिल्ड हो जाती हैं, डेवलप हो जाती है हाइपरट्रॉफी कारण। ठीक है। तो बीपी कारण क्या होता है? जब कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उस कंडीशन में ये जो पेरिकार्डियम का जो अपोज करने वाला, जो स्ट्रेचिंग को अपोज करने वाला जो फंक्शन है, वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है या नहीं रहता है। ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब कैविटी में क्या हो जाए? फ्लूइड जमा हो जाए। कैविटी में क्या जमा हो जाए? फ्लूइड जमा हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं इफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन
हम यहाँ वर्ड बोल रहे हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया 2 लेयर की बनी होती है, इसके बीच में कैविटी है। यदि यहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है, यदि इन दोनों लेयर के बीच जो कैविटी वहाँ फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, यदि वहाँ फ्लूइड जमा हो जाएगा, एबनॉर्मल एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाएगा, हम उसे बोल देंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो यही मैं आपको बात कर रहा था, इस कैविटी की इंपॉर्टेंस होती है जब किसी को पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है। और जब किसी को पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेचिंग की अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो पेरिकार्डियम की खत्म हो जाती है, ठीक है ना। वैसे अपोज करने की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये दो इस कंडीशन में, दो डिजीज में इसकी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको एग्जाम में आ सकता है कि पेरिकार्डियम क्या है, कितने लेयर का बना है, कौन सी कैविटी होती है, लिक्विड होता है, क्या काम करता है, और कौन से पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन होता है, और किस कंडीशन में पेरिकार्डियम का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल और है जिसमें एकदम क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं विथ न्यूट्रिशन के साथ। यदि आप वो देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप एक और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है डॉक्टर भावेश बिसेन होम्योपैथी, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप वो ज्वाइन करते हैं, उसमें मैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं यूज़ करता हूँ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए न्यूट्रिशन की हेल्प से, वो मैं इसमें बताता हूँ। कभी कभी होम्योपैथिक दवा भी जो होती है आवश्यकता के अनुसार बता देता हूँ मैं। वो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आएंगे तो उसे प्लीज़ लाइक करें।